Standard Social Science and Chapter 6 Administrative System and Architecture during the Medieval Age। यानी जो मिडीवल यानी बीच का है, और ये मिडीवल एज में जो एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं यानी रूलिंग कह सकते हैं, और आर्किटेक्चर यानी समय के जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कह सकते देखते हैं। मेनली ये जो राजपूत एज जो है वो मिडीवल एज है। और इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टोरी दिया है। कसम मीन्स लोक दयारो मीन्स ए ग्रुप ऑफ फोक सिंगर्स है। कसम में एक ग्रुप है वो फोक सॉन्ग्स का था, यानी लोकगीत गाने वाला। फोक सॉन्ग्स मीन्स लोकगीत was organized in the village square and the entire village had gathered there at night। और एक विलेज में एक स्क्वायर यानी जो चौक होती है, वहाँ पे ये लोक दयारो यानी फोक सॉन्ग्स ऑर्गेनाइज किया है, लोकगीत का वहाँ पे, और पूरी गांव वहाँ पे इकट्ठा हो गया। स्मॉल चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजीशंस इन द फ्रंट रूम। और ये प्रोग्राम के लिए छोटे बच्चे भी फ्रंट रूम में अपना पोजीशन लेके बैठे। पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वर आल्सो बीइंग संग एट द लोक दयारो अलॉन्ग विथ फोक सॉन्ग्स। और ये फोक सॉन्ग्स के साथ, फोक सॉन्ग्स यानी लोकगीत के साथ साथ कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स यानी देशभक्ति की जो गीत भी गाए थे। उत्सव लाइक द पालिया रिसाइटल सॉन्ग संग इन हॉनर ऑफ मैट्रिक्स वेरी मच। जो एक बॉय है उत्सव, और उनका ये जो पालिया रिसाइटल यानी जो पालिया जो सॉन्ग्स मतलब सॉन्ग इन हॉनर ऑफ मैट्रिक्स, जो अपने देश के लिए जो युद्ध करते हुए या देश की सुरक्षा करते हुए और या लोगों का हेल्प करते हुए कोई मर जाता है बीच में, उनको बोलते हैं मैट्रिक्स। और उनके लिए बनाते थे ये जो बिल्डिंग। यहाँ पे एक स्टोन दिखाई दे रहे हैं, पालिया हीरो स्टोन्स, उनके नाम से एक स्टोन करके रखते। और ये जो पालिया के लिए जो गाना गाते थे वो बहुत पसंद करते थे उत्सव। The next day he asked his grandfather what does पालिया mean। तो दूसरे दिन वो जो पालिया सॉन्ग सुना था वो बहुत अच्छा लगा उसको। नेक्स्ट डे उनका दादा से पूछा है पालिया मतलब क्या है। His grandfather told him that ये पालिया is a memorial commemorating the heroes। It is a tribute to martyrs who have sacrificed their lives while protecting and ensuring the welfare of the people। पालिया मतलब जो एक मेमोरियल यानी एक स्टोन से एक मेमोरी बनाते हैं उनका हीरोज का यादगार में। और ये एक ट्रिब्यूट, इट इज ए ट्रिब्यूट टू मैट्रिक्स यानी जो who have sacrificed their lives, जो अपना लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं और प्रोटेक्टिंग लोगों का या लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते, प्रोटेक्ट करते हुए उनकी यादगार में जो बनाते हैं वो पालिया। These palias are worshipped during festivals and songs are sung as homage to these martyrs। और ये पालियास जो बना के रखे हैं इसको फेस्टिवल्स के समय पे पूजा भी करते हैं यहाँ पे, और सॉन्ग्स भी उनकी जो यादगार में उनकी ट्रिब्यूट प्रे करने के लिए सॉन्ग्स भी गाते थे। दिस इज़ द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। ये जो हमारा देश का कल्चर, ये उन्होंने दादाजी ने बोला। उत्सव एंड हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्टेड हिज ग्रैंडफादर प्लीज एनलाइटन अस अबाउट द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। तब उत्सव और उनके फ्रेंड्स ने उनके दादा से पूछा है, ग्रैंडफादर प्लीज़ हमको हमारे देश के कल्चर के बारे में और बता दें। वेट सेड ग्रैंडपा। उसका ग्रैंडपा ने बोला वेट रुको। He went in and came back with some pictures। He then asked उत्सव can you see temples in these pictures। तो उन्होंने अंदर गया है और कुछ पिक्चर्स लेके वापस बाहर आया है, और उन्होंने ये पूछा है उत्सव से, इस पिक्चर्स में से कुछ टेम्पल्स देख सकते हो, कुछ मंदिर दिखाई दे रहे आपको। इट सीम्स एज इफ दीज स्टोन्स हैव देयर ओन स्टोरीज टू नरेट इजंट इट। तो वो देख के उन्होंने ये बता दिया, ये जो पिक्चर्स दिखाई दे रहे, पिक्चर्स में जो टेम्पल्स दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर जो स्टोन्स है वो अपना कहानी खुद नरेट करने वाले थे, ऐसा बता। टुडे आई शैल टेल यू अबाउट द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ द राजपूत एज। उसके बाद उनके दादाजी ने ये बोला, आज उनकी राजपूत एज यानी ये राजपूत का ड्यूरिंग राजपूत एज हमने पिछले लेसन में देखा है। और वो राजपूत एज के समय के जो सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी उस समय की नागरिकता और कल्चर कैसे थी ये बताने वाले थे। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज यानी राजपूत एज के समय पे एडमिनिस्ट्रेशन यानी रूलिंग कैसा होती थी।
During the Rajput era, India was not ruled over by one king. India was divided into big and small states, and the extent of each kingdom depended on the king's military prowess. जब ये राजपूत का समय पे यानी राजपूत का रूलिंग कर रहे थे, राजपूत डायनेस्टी, उस समय पे इंडिया सिर्फ एक ही राजा का नीचे नहीं थे, नॉट रूल्ड बाय वन किंग, और अलग अलग कुछ बिग कुछ स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड था। और पूरी किंगडम यानी पूरी राज्य जो है एक्सटेंड था, और अंडर किंग्स मिलिट्री प्रोस यानी राजा की जो मिलिट्री भी होती थी उसके ये से पूरा बहुत दूर तक फैला हुआ राज्य। यू हैव बीन ब्रीफ्ड अबाउट द राजपूत किंग्स एंड डायनेस्टीज इन द प्रीवियस चैप्टर. In this chapter, you will learn about their administrative system, literature, architecture, and external invasion during that time. इससे हमने फोर्थ चैप्टर में हमने राजपूत एज का किंग्स के बारे में, उनका कौन सा डायनेस्टीज राजपूत एज में रूलिंग करते थे ये सीखा है। अब इस चैप्टर में राजपूत एज का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कैसा रूलिंग करते थे, और उनके समय लिटरेचर यानी बुक्स कैसा बुक्स होते थे, आर्किटेक्चर यानी उस समय पे जो बिल्डिंग्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे, इस तरह की एक्सटर्नल इन्वेशन यानी और बाहर से कोई इस राजपूत एज में अंदर आके इन्वेस्ट किया क्या, ये सभी हम इसमें देखते हैं। इसमें से फर्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आफ्टर द 7th century वेरियस राजपूत डायनेस्टीज रूल्ड इन इंडिया। 7th century के बाद इंडिया में राजपूत डायनेस्टीज अलग अलग राजपूत डायनेस्टीज से वो सभी रूलिंग करते थे। हाउएवर इवन थो डिफरेंट डायनेस्टीज केम टू पावर, देयर वाज लिटिल चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग डायनेस्टीज पावर में आए थे, तभी और एडमिनिस्ट्रेटिव में ज़्यादा चेंज नहीं, थोड़ा सा ही चेंज था। तो किंगशिप वॉज हेरिडिटरी, और इसमें मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव में मेन किंगशिप यानी जो राजा होते थे, हेरिडिटरी यानी हिरासत में यानी वारस। जैसे जो किंग था उनका बड़ा बेटा फिर उनके बाद राजा बनते हैं, फिर उनकी बड़ा बेटा उनका राजा बनते हैं, यानी उसी फैमिली का जो सन है वो राजा ही बनते, ये हिरासत में आते थे, हेरिडिटरी। It was not compulsory that the eldest son would always automatically become the next king. जनरली राजा तो उनकी वंश का ही बनते हैं, बट वो कंपलसरी नहीं है उनकी बड़ा बेटा ही नेक्स्ट राजा के बाद राजा बनना है, ये कंपलसरी नहीं थे। द हेयर अपरेंट सेलेक्टेड बाय द किंग वाज कॉल्ड द क्राउन प्रिंस। और जो वारस, हेयर मीन्स यहाँ पे वारस, जो राजा के बाद जो वारस युवराजा को सेलेक्ट करते थे राजा ने, और उनको बोलते क्राउन प्रिंस यानी युवराजा। जो राजा उनकी बात कौन राजा बनने वाला अपना वारस को सेलेक्ट करके और उनको युवराजा डिक्लेयर करते थे, क्राउन प्रिंस एंड युवराज। इन सम केसेस इवन पीपल एंड मिनिस्टर सेलेक्टेड फॉर सेलेक्टेड देयर किंग। और कभी कभी कुछ डायनेस्टीज में ऐसा भी होते थे, पीपल एंड मिनिस्टर्स यानी पूरी किंगडम की जनता और मिनिस्टर्स मिलके अपना किंग को सेलेक्ट करते थे। For example, while in Kashmir, King Yashashkara was selected and enthroned by the Brahmin group. In Gujarat, Kumarpal was selected as a successor by the Council of Ministers. और इसके लिए एग्जाम्पल दिया है, जो काश्मीर में किंग यशस्करा उनको सेलेक्ट किया है, और एंथ्रोन्ड बाय द ब्राह्मण ग्रुप, यानी उससे पहले जो एक ग्रुप ब्राह्मण ग्रुप है उन लोगों ने इनको यशस्करा को सेलेक्ट करके उससे पहले का जो राजा था उनको निकाल दिया है, मतलब रूलिंग अच्छा नहीं करके। ऐसा ही गुजरात में कुमारपाल वॉज सेलेक्टेड, गुजरात का भी एक कुमारपाल राजा को सेलेक्ट किया गया है एज सक्सेसर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी ये आगे राजा बनने के लिए मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी पूरे मिनिस्टर्स मिलके इनको कुमारपाल को सेलेक्ट किया है राजा के। मतलब the ministers were appointed to assist the king to administer and manage the kingdom effectively। और ये किंग के साथ किंग को हेल्प करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मिनिस्टर्स होते थे अलग अलग। अभी जैसे अभी भी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर और उसके अंदर मिनिस्टर्स का काउंसिल, ऐसा ही स्टेट में चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर काउंसिल, ऐसा उस समय पे राजा के साथ साथ मिनिस्टर्स भी किंग को एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेज करने के लिए, किंगडम को अच्छा इफेक्टिवली रूलिंग करने के लिए मिनिस्टर्स भी अपॉइंट करते थे। At times people became victims of poor or wrong administrative policies। फिर भी
लोग कभी कभी अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो कभी गलत हो तो, और लोगों का यानी इसमें मेनली जो गरीब लोगों विक्टिम बन सकते एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ गलत निर्णय लिया तो। और अभी अब थिंकिंग के बारे में दिया है, व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डज आवर कंट्री फॉलो। अभी हमारा कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा फॉलो होते हैं। अभी ये किंगडम्स नहीं है, डेमोक्रेसी सिस्टम फॉलो होते हैं, यानी इलेक्शंस में सभी पीपल अपना लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और ये लीडर्स मिलके सब मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर, अब स्टेट में है तो स्टेट में मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करके रूलिंग करते थे। व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज प्रेवलेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिश रूलिंग के समय पे किस तरह की सिस्टम थी एडमिनिस्ट्रेशन, और हाउ वर द मिनिस्टर सेलेक्टेड इन एंशिएंट टाइम, हाउ आर मिनिस्टर सेलेक्टेड टुडे। और जो मिनिस्टर्स पुराने समय पे कैसे सेलेक्ट करते थे, पुराने समय पे मिनिस्टर सेलेक्ट करने के लिए जो मेन किंग द किंग सेलेक्ट करते थे, और अभी समय पे मिनिस्टर्स को सभी बिल्कुल वोट डाल के उनमें से सेलेक्ट करते हैं। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेजेस, ये एडमिनिस्ट्रेशन विलेजेस में कैसा थे, मेनली अभी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और उसमें विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। विलेज इंस्टीट्यूशंस वर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। अभी भी हमारे विलेजेस में जो एडमिनिस्ट्रेशन अलग होती है, रूलिंग लोकल सेल्फ पंचायत बोलते हैं। इसी तरीके से मिडिवल पीरियड में भी विलेजेस का जो इंस्टीट्यूशन यानी एडमिनिस्ट्रेशन की जो संस्था होती थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। द पंचायत लुक आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, हर विलेज में एक पंचायत होती है, वो पंचायत पूरा विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी। एट प्रेजेंट हमारा भी ये पंचायती होती थी है अभी भी। द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड मुखी और सरपंच, और जो पंचायत का जो मेन हेड होते हैं उनको मुखी यानी मुखिया और सरपंच नाम से बोलते थे। एंड ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डेवलपिंग डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर्स। और ये जो सरपंच जो है उनकी जिम्मेदारी है पूरे गांव को प्रोटेक्ट करना, और विलेजेस में कभी किसी के डिस्प्यूट हो रहे तो जस्टिस देना, न्याय देना, इसमें उनकी जिम्मेदारी। ही वॉज द फाइनल, हिज वर्ड्स आर द फाइनल वर्ड्स, यानी उसकी जो निर्णय है सरपंच का वही फाइनल वर्ड्स है। स्टिल इन मेनी केसेस द ग्राम सभा वुड आल्सो गिव वेर्डिक्ट एंड पनिश कल्प्रिट्स। फिर भी बहुत सारे केसेस में पूरे ग्राम सभा यानी ग्राम के विलेज के पीपल सभी इकट्ठा होते थे पंचायत के पास, और ग्राम सभा में सभी मिलकर निर्णय लेते थे। और वर्डिक्ट यानी जजमेंट, जो भी उनकी यहाँ पे गलती किया है, रॉन्ग किया है, उसके ऊपर उसकी बारे में पूछताछ करके एविडेंस ला के उसकी पनिश, जो गुनहगार है उसको पनिशमेंट करते थे, ग्राम सभा में निर्णय लेते थे। इवन टुडे एट द विलेज लेवल द ग्राम पंचायत आर द एल्डर्स ऑफ द पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द पीपल। इवन आज के ज़माने में भी हमारा अभी भी यहाँ पर ग्राम पंचायत है, वहाँ पे भी जो ग्राम सभा जैसा होती है, वहाँ पे ऐसा पनिशमेंट नहीं देते, बट लोगों को जो गाइडलाइंस देते हैं विलेज के डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, क्या है, इस तरह की पीपल का गाइडलाइंस देते हैं। एट दैट टाइम लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम। और उस समय पे जो राजा की जो इनकम है मेन लैंड रेवेन्यू, यानी सभी का जो खेती होती है, खेत के ऊपर जो टैक्स होती है उसी को बोलते हैं लैंड रेवेन्यू, वो मेन इनकम है। ईच किंगडम हैज had different ways of collecting land revenue, but usually the sixth part of the cultivation was taken as the land revenue. हर किंगडम यानी हर अलग अलग राज्य में अलग अलग रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका अलग होती थी, बट जनरली सिक्स पार्ट ऑफ द कल्टिवेशन यानी जो भी क्रॉप्स फसल हो गई है उसमें सिक्स पार्ट, वन सिक्स पार्ट लैंड रेवेन्यू यानी टैक्स में लेते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर टैक्सेस फॉर आल्सो लेवीड ऑन द पीपल। इसके अलावा लैंड टैक्स के अलावा बाकी जो लोगों पे बाकी टैक्स भी रहती थी वो भी लेते थे। एट प्रेजेंट सिचुएशन में भी ऐसा ही होती है, जो टैक्स होती है जैसे लैंड यानी खेती का भी टैक्स होती है, हाउस टैक्स होती है, जैसे जहाँ हाउस बना के रह रहे हैं वहाँ पे हाउस के ऊपर भी टैक्स होती है, और जो भी हमने बाज़ार में चीज़ें खरीदे हैं उसमें भी सेल्स टैक्स होती है। इस तरह की अलग अलग टैक्सेस। डिफरेंट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, और ये अलग अलग एक्टिविटीज़ टैक्स वसूल करने का भी, जैसे लैंड रेवेन्यू का अलग, और जो मार्केट में जो होता है टैक्स, सेल्स टैक्स, जैसे इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ के अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे। मोर ओवर टैक्सेस वर
कलेक्टेड एट पोर्ट्स एंड ऑक्ट्राई पॉइंट्स। और जनरली यहाँ पे जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे पोर्ट एंड ऑक्ट्राई पॉइंट्स। लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड द टैक्स एंड पेड ट्रिब्यूट टू द किंग्स। और जो लैंड विलेजेस में जो लैंड होती है उसका जो लैंड लॉर्ड्स यानी पूरे जमींदार होते थे वो टैक्स कलेक्ट करके और उनमें से राजा को देते थे। ओके, दिस इज द टुडेस लेसन। रीड द लेसन thoroughly again.